ये है बवासीर की दवा। बहुत से लोग बिगिनर रहते हैं, डायरेक्टली GT 650 ले लेते हैं। बाइक कितनी भी अच्छी क्यों ना हो भाई, अगर आफ्टर सेल सर्विस घटिया है तो वो आपको रुला के छोड़ देगी। बाइक का ओनरशिप ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मुंह बंद रखो। मतलब इनसे ढंग का डायग्नोसिस भी नहीं होता है भाई। तो भाई लोग कैसे हो आप सब? इट्स बीन अ वाइल सिंस आई एम राइडिंग माय ZX-10R। ऑलमोस्ट 1-2 महीने से बंद थी। इस भाई साहब को थोड़ा बाद में चालू करते हैं बिकॉज हमने इसमें अभी डाला है 95 ऑक्टेन दैट ऑल्सो कम्स विथ E20 बवासीर। ओके, तो ये बवासीर का इलाज के लिए आई एम कैरिंग कावासाकी फ्यूल सिस्टम सुपर क्लीनर, जो कि यूज़ करना होता है एवरी 1500 किलोमीटर्स अगर आप एक कैन यूज़ करते हो तो। बट उसका भी यूसेज का एक तरीका है, आपको 8 लीटर्स में वो एक कैन को यूज़ करना है। बट अभी इसमें हमने फुल टैंक करा लिया है। इसका फुल टैंक 17 लीटर्स का है, तो थोड़ा 10-15 किलोमीटर चलाएंगे पहले इसको। 1 लीटर इसमें से कम हो जाएगा, फिर जब 16 लीटर्स के आसपास बच जाएगा तब हम लोग वो क्या करेंगे, दोनों कैंस फ्यूल सिस्टम सुपर क्लीनर के इसमें डाल देंगे, सो दैट ये E20 बवासीर की वजह से जो भी तकलीफ होने वाली बाइक को वो नहीं होगी। ठीक है, बट एनीवेज बाइक अभी ऐसे झटके क्यों मार रही है? बिकॉज मैंने फ्यूल टैंक पूरा एम्प्टी किया था। दिस बाइक इज़ नॉट E20 कंपैटिबल, इट्स ओनली E10 कंपैटिबल। तो आप बोलोगे भाई कि फिर XP100 क्यों नहीं डालते भाई इसमें? भाई देखो, XP100 डालने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिलना चाहिए ना। XP100 इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। पूरे नासिक में कहीं पे भी XP100 नहीं है भाई पेट्रोल। एक ही पेट्रोल पंप था इगतपुरी की, यहाँ पे जो स्टारबक्स है वहाँ पे पहले मिलता था, वो भी उन्होंने बंद कर दिया। अभी देखा बाइक आपने कैसे झटके मार रही है। मे बी बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर, है ना, जो मॉइस्चर रह जाता है फ्यूल के अंदर, बिकॉज अगेन बाइक पूरी एम्प्टी की थी तो पानी नीचे रह जाता है ना भाई। तो बहुत दिनों से बाइक बंद थी, इसकी वजह से होता है। बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर XP100 कहीं पे मिलता है तो हम लोग डालेंगे ना भाई। 160 रुपये लीटर कुछ तो भी आता है वो, बट वो मिलता ही नहीं है तो क्या करेंगे? दैट्स द रीज़न वाई आई हैवंट बीन राइडिंग माई ZX-10R फॉर अ वाइल, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द नी इशू दैट आई एम फेसिंग। इसलिए अभी काफ़ी धीरे धीरे चलेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आज का टॉपिक, है ना, आज का वीडियो किसके ऊपर रहने वाला है। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑन हाउ टू बाय बाइक्स फॉर अ बिगिनर, है ना। स्पेसिफिकली मेरे को ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कमेंट्स में कि भैया मेरा बजट इतना है, मैं बिगिनर हूँ, मैं कौन सी बाइक लूँ, है ना, मेरे राइडिंग स्टाइल के हिसाब से कौन सी बाइक सूटेबल रहेगी, है ना। मैं GT 650 लूँ या फिर R15 लूँ या फिर KTM RC लूँ या फिर ड्यूक, है ना, KTM ड्यूक लूँ या फिर एडवेंचर बाइक लूँ, कौन से एक्सपल्स लूँ, व्हाटएवर। सो आज इसका पूरा डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे एंड आई विल शेयर अ फ्रेमवर्क विथ यू ऑल सो दैट यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे मैं बस आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस कि बाइक कैसे लेनी होती है ना। बिकॉज आई हैव ओन्ड मल्टीपल बाइक्स, दैट टू सुपर बाइक्स, फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, है ना। काफ़ी लंबे समय से मैं बाइक चला रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ सो दैट यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम्स वाइल बाइंग योर नेक्स्ट मोटरसाइकिल और मे बी बाइंग योर फर्स्ट मोटरसाइकिल, राइट। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। लेकिन पहले ये देखो भाई, ये एक और रीज़न है भाई, ये रास्ता सब खोद के रखा है भाई, क्या बाइक को चलाऊँ मैं इसको, है ना। इसलिए मैं GS को ज़्यादा चलाता हूँ। अभी क्या करेंगे भाई, रास्ते ऐसे सब। अभी बारिश चालू होने दो भाई, फिर देखो क्या हालत हो जाएगी। एनीवेज मैं क्या करता हूँ, पहले सिटी से बाहर निकलता हूँ, फिर आपको पहले समझाता हूँ कि भाई कावासाकी फ्यूल सिस्टम सुपर क्लीनर जो है इसमें कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उसके क्या एडवांटेजेस है, बेनिफिट्स है। देन विल कंटिन्यू ऑन आवर टुडेज वीडियो। सो स्टे ट्यून फॉर अ वाइल। तब तक मैं सिटी की ट्रैफिक फटाफट क्लियर कर लेता हूँ। सो आई हैव स्टॉप्ड आफ्टर 18.8 किलोमीटर्स। तो ऑलमोस्ट 1 लीटर इसमें से उड़ गया होगा, है ना, भाप बन गया होगा 1 लीटर। 1 लीटर उड़ गया भाई, क्या बात है। अपनी इधर पता नहीं ऐसा कूड़ा कचरा क्यों फैलाते लोग हर जगह, है ना, कितना घटिया लगता है भाई। सो दिस इज़ द फ्यूल सिस्टम सुपर क्लीनर। 650 रुपये का आता है, 200 ml। ये इसको संभालो, ये हाथ को लग सकता है। किधर उड़ गया वो प्लास्टिक? ये इधर है। अपने को कचरा फैलाना पसंद नहीं ना भाई। ये है बवासीर की दवा, है ना, बाइक के बवासीर की दवा। सो हियर गोज द फर्स्ट कैन एंड हियर गोज द सेकंड कैन। इससे पहले 3000 किलोमीटर पे मैंने ये किया था, अभी वापस कर रहे हैं। तो देखो इसके ऊपर लिखा है पोर फुल कंटेंट्स ऑफ 200 ml इंटू 8 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। मतलब 16 लीटर में कितना जाएगा? 400 ml। बराबर है कि नहीं भाई? तो ऐसा है भाई। और ये है सिविक सेंस। देखो सारा कचरा, ये जो बॉटल्स है मैंने यहाँ पे नहीं फेंकी है, मैं बैग में अपने साथ कैरी कर रहा हूँ और इसको घर पे जाके प्रॉपरली डिस्पोज करेंगे। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू आवर राइड एंड द टॉपिक ऑफ डिस्कशन वाज हाउ टू बाय मोटरसाइकिल्स फॉर अ बिगिनर, है ना।
तो जैसे कि भाई ये तो बिगिनर फ्रेंडली बाइक नहीं है ना, दिख रही क्या बिगिनर फ्रेंडली? ये ZX10R है, दिस इज़ नॉट अ बिगिनर फ्रेंडली मोटरसाइकिल। तो डायरेक्टली ये बाइक को नहीं ख़रीदना होता है, तो किसको ख़रीदना होता है? उसको समझता है। सो एनीवेज लेट्स लीव फ्रॉम हियर। और अभी ये फ्यूल सिस्टम सुपर क्लीनर अपना काम करेगी। जो भी कोरोजन हुआ है अंदर, है ना, फ्यूल के कंटामिनेशन की वजह से या फिर ज़्यादा टाइम फ्यूल बाइक में रखने की वजह से, बिकॉज हमारे यहाँ पे आता है भाई E20 बवासीर। तो वो E20 बवासीर की वजह से क्या होता है पता है भाई? वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है ना एटमॉस्फेयर में से। तो अगर आपकी बाइक लंबे समय तक खड़ी है, उसमें पेट्रोल वैसा ही पड़ा है, तो टैंक के अंदर जो मॉइस्चर बचता है, जैसे अभी मैंने टैंक खोला फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर हवा में अगर मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, इसके अंदर मॉइस्चर चला गया, तो टैंक को बंद करने के बाद वो मॉइस्चर को खींच लेता है ना। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो इसलिए ये बाइक को मैं ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, है ना। अभी चलाने के बाद शायद से पता नहीं अगले हफ्ते में एक बार, कभी कभी तो 2-2, 3-3 महीने चलाता नहीं हूँ। बारिश अगर अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी तो इसको चलाना भी बंद कर दूंगा मैं, तब तो अपन खाली अपनी GS चलाते, राइट। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज एपिसोड, दैट इज़ हाउ टू बाय मोटरसाइकिल्स फॉर बिगिनर। एंड लेट्स मूव टू चैप्टर 1। चैप्टर 1 में आता है द 70% रूल। तो अभी ये 70% रूल क्या कहता है पता है? मोटरसाइकिल इसलिए मत खरीदो अगर बिगिनर हो, या फिर आप ऑलरेडी ओन भी करते होंगे मोटरसाइकिल्स, आपको अपग्रेड भी करना रहेगा, ये वीडियो उनके लिए भी है। तो मोटरसाइकिल्स इसकी वजह से मत लो बिकॉज वो लुक्स के लिए अच्छी है, या फिर आपका फेवरेट यूट्यूबर चला रहा है। जैसे मेरे को बहुत लोग बोलते हैं भैया, है ना, GS आपने हमें GS के प्यार में गिरा दिया है ना। मैं खुद बोलता हूँ ना भाई कि मैं आप लोगों को GS के प्यार में गिरा के रहूँगा। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया अभी मेरे को GS ही लेनी है। सो रिमेंबर वन थिंग, जो बाइक मेरे लिए सही है वो आपके लिए गलत भी हो सकती है, राइट। दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल थिंग टू अंडरस्टैंड। इंडिविजुअली सारी चीज़ें अलग अलग होती है ना। मेरे को क्रूज़र सेगमेंट पसंद ही नहीं भाई, लेकिन आपको क्रूज़र लेना रहेगा तो फिर, है ना, बराबर है नहीं, आप मेरे को नहीं पूछ सकते ना भाई। तो इसलिए मैं वो फ्रेमवर्क आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप खुद के लिए डिसाइड कर सको कि विच कैटेगरी इज़ फॉर यू, राइट। 70% रूल ये कहता है कि मोटरसाइकिल उस हिसाब से खरीदो जो आप मैक्सिमम उसका यूज़ वो स्पेसिफिक कंडीशन में करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिटी में कम्यूट करते हो तो कम्यूटर बाइक्स लो। अगर आप हाईवे में ओकेजनली जाते हो तो स्ट्रीट या फिर नेकेड बाइक आप ले सकते हो, है ना। आप लॉन्ग टूरिंग करते हो तो एडवेंचर टूरर या फिर एडवेंचर बाइक्स लो, बराबर है कि नहीं। आपको वीकेंड में ही राइड करना पसंद है तो स्पोर्ट्स बाइक ले सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन योर यूज़, अगर आपका मैक्सिमम यूज़ 70% ऑफ द टाइम, फॉर एग्जांपल सिटी में है तो कम्यूटर बाइक्स ही लो, ठीक है। यू डोंट हैव टू गो फॉर दिस एक्सपेंसिव बाइक्स। इसको भी कैसे खरीदना है तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो समझ में आ रहा है, मोटरसाइकिल का पहला रूल है खरीदने से पहले कि आपका मैक्सिमम यूज़ कहाँ पे होने वाला है। ऑफ रोडिंग करने वाले हो, इससे सिटी में यूज़ करने वाले हो, हाईवे में चलाने वाले हो, है ना। सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट मोटरसाइकिल, मैक्सिमम कहाँ पे यूज़ करने वाले हो। जस्ट बिकॉज आपको ऑफ रोडिंग कभी कभी करना पसंद है महीने में एक बार, दैट डजंट मीन यू शुड गो एंड बाय एन एडवेंचर मोटरसाइकिल, राइट। तो ये आता है 70% रूल में। लोग यही पे सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, रिव्यूज़ देखते हो, भाई वो देखो, वो हमारा काम है वीडियोस बनाना, राइट। हमारा काम है हमारा ओपिनियन देना। दैट डजंट मीन यू शुड लिसन टू अस गाइस, राइट। डिसाइड फॉर योरसेल्फ। देन नेक्स्ट स्टेप इसमें आती है चूजिंग द राइट इंजन साइज। सो चैप्टर 2 सेज चूजिंग द राइट इंजन साइज। सो इफ़ यू आर अ बिगिनर, है ना, आपको इंजन साइज़ का डिफरेंस पता होना काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है कि कौन से सीसी की बाइक किस काम के लिए आती है, बराबर है कि नहीं। फॉर एग्जांपल लेट्स कंसिडर द फर्स्ट कैटेगरी 100 सीसी टू 125 सीसी, ठीक है। यह बाइक कम्यूटिंग के लिए काफ़ी बढ़िया है सिटी के अंदर। आई एम टॉकिंग अबाउट डेली कम्यूट, जिनका डेली यूज़ है बाइक का। सो 100 सीसी टू 125 सीसी इज़ द बेस्ट कैटेगरी। इनकी फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे आपने देखा ना भाई, यहाँ तक कि बाइक 20 किलोमीटर चलाई, मैंने पेट्रोल उड़ गया, 1-1.5 लीटर तो उड़ गया होगा ऐसे ही। तो दिस बाइक इज़ नॉट फ्यूल एफिशिएंट बिकॉज इसका पर्पस नहीं है फ्यूल एफिशिएंट रहना, राइट। सो कम्यूटर बाइक जो आती है 100 टू 125 सीसी में, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होती है। डेली कम्यूट में, आप सिटी में अगर आपका ज़्यादा आना जाना रहता है, सिटी के अंदर घूमना रहता है, तो दिस इज़ द बेस्ट कैटेगरी फॉर दोज। ये कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रहती है बिकॉज अगेन एज अ स्टूडेंट यू माइट नॉट बी अर्निंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। आप पेरेंट्स के भरोसे लाइफ जी रहे हो गया अभी भी, हु नोज, राइट। तो आपको जितना पैसा मिलता है तो उतने में ही आपको कॉलेज भी करना है, उस पर कम्यूट करना है, तो आप 100 टू 125 सीसी ये कैटेगरी की बाइक्स कंसिडर कर सकते हो, राइट। देन नेक्स्ट कैटेगरी आती है 150 सीसी टू 250 सीसी, ठीक है। इसमें जनरली आप कभी कभी ओकेजनल राइड करते होंगे हाईवे पे, राइट। जैसे वीकेंड में एक आध बार चले गए, बट मैक्सिमम कम्यूट आपका सिटी में ही है, तो आप इस कैटेगरी को कंसिडर कर सकते हो, राइट, इवन इफ यू आर अ बिगिनर। तो इसमें क्या है भाई, इसमें फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी सी कम रहेगी, बट आप इसको थोड़ा अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, राइट। इफ़ यू वांट टू बिल्ड स्किल्स,
सो दिस इज़ द बेस्ट सेगमेंट टू स्टार्ट बिल्डिंग योर स्किल्स इन दिस कैटेगरी, विच इज़ 150cc टू 250cc, ठीक है। तो इसमें स्ट्रीट बाइक भी आ सकती है, नेकेड बाइक जो आती है ना, जो ड्यूक है, KTM की जो ड्यूक सीरीज़ है, दैट कम्स अंडर स्ट्रीट और नेकेड कैटेगरी। उसके बाद बजाज की जो पल्सर NS आती है, दैट कम्स अंडर नेकेड कैटेगरी, राइट। देन नेक्स्ट कैटेगरी आती है 300cc टू 500cc। ये कैटेगरी उन लोगों के लिए अच्छी है जिनके पास थोड़ा सा राइडिंग एक्सपीरियंस है, राइट, वो कम्प्लीटली बिगिनर नहीं है। सो दे कैन शिफ्ट टू दिस कैटेगरी 300cc टू 500cc। इसमें आप थोड़ी सी टूरिंग वगैरह भी कर सकते हो, राइट, डिपेंडिंग ऑन योर पर्पज़ अगेन, कि आपका गोल क्या है, टूरिंग करना है, कम्यूट करना है, हाईवे पे चलना है, सिटी में चलना है। तो ये कैटेगरी उन लोगों के लिए अच्छी है जिनका बजट का इतना ज़्यादा कंस्ट्रेंट नहीं है, राइट, उनको फ्यूल इकोनॉमी की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं है। बिकॉज अगेन जैसे जैसे बाइक की सीसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंजन की कैपेसिटी बढ़ती जाती है, राइट, उसी हिसाब से फ्यूल एफिशिएंसी आपकी कम होती जाएगी। फ्यूल एफिशिएंसी कम होने के बाद आपके टायर साइज़ वगैरह बढ़ने लगते हैं जैसे जैसे आप सीसी में आगे बढ़ते जाओगे, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ता है। सो दिस कैटेगरी इज़ गुड फॉर पीपल हु लाइक टू डू टूरिंग, है ना, लॉन्ग टूरिंग भी कर सकते हो आप इसमें, है ना। देन नेक्स्ट जो आखिरी कैटेगरी आती है दैट इज़ 650cc प्लस, है ना, मतलब 650cc के ऊपर जो भी बाइक्स है वो इस कैटेगरी के अंदर आती है। दिस बाइक्स आर गुड फॉर परफॉर्मेंस, है ना, परफॉर्मेंस के लिए अच्छी है। देन पर्पस ड्रिवन होती है बाइक्स, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये 1000cc आती है, इसको लीडर बाइक बोला जाता है। सो लीडर बाइक में दिस इज़ अ 998cc इनलाइन 4 सिलेंडर, इसका गोल है हाई स्पीड राइडिंग एंड परफॉर्मेंस। तो ये बाइक्स और ज़्यादा एडवांस राइडर जो है जिनके पास काफ़ी ज़्यादा राइडिंग एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए ये कैटेगरी सही है, राइट, द पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ राइडिंग एक्सपीरियंस। इसलिए मेरे को बहुत से बार पूछा जाता है भाई कि हम लोग भाई KTM की ड्यूक 390 ले या फिर GT 650 ले, तो इन बच्चों के मुंह मत लगो, राइट। दिस KTM गाइज वर्सेस GT गाइज, बाइक्स की कैटेगरी पूरी अलग है ना, वेट पूरा अलग है, हैंडलिंग पूरी अलग है, कौन सी सीसी को किसके साथ कंपेयर करना चाहिए ये भी कदों को पता नहीं है, राइट। तो ये व्यूज़ लेने के लिए अच्छा है ना, रेज बेट करने के लिए अच्छा है। सो डोंट लिसन टू दिस पीपल, ओके। बाय 600+ cc बाइक्स इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ राइडिंग एक्सपीरियंस। मैंने 100cc, उसके बाद 150cc, 200cc, उसके बाद 350cc, इन बाइक्स को काफ़ी लंबे समय तक राइड किया है। उसके बाद मैंने अपनी पहली जो मिडल वेट कैटेगरी थी निंजा 650 उसको लिया था, दैट टू इन 2020, ओके। तो बाइक की कैटेगरी समझ में आ गई, कौन सी कैटेगरी आपके लिए है। इफ़ यू आर अ बिगिनर राइडर, आप पूरे नए हो मोटरसाइकिलिंग की इस फील्ड में, गो विद कम्यूटर बाइक्स, ठीक है, 100 to 125cc। देन इफ़ यू वांट टू अपस्किल स्लाइटली 150cc to 250cc, दिस इज़ द बेस्ट कैटेगरी। ए भाई ये क्या लगा के रखा है भाई, हाँ, चलता फिरता मौत है भाई, चलता फिरता फाइनल डेस्टिनेशन, कितना डेंजरस है भाई, वो दिखता भी नहीं है, ठीक है। देन थर्ड कैटेगरी थी 300cc टू 500cc। ये किन लोगों के लिए, जिन लोगों के पास थोड़ा सा राइडिंग एक्सपीरियंस है, 2-3 साल बाइक चला ली है ना, अभी अच्छा खासा राइडिंग एक्सपीरियंस आ गया है पिछले वाले सेगमेंट में, देन यू कैन अपग्रेड, है ना, दैट टू डिपेंडिंग ऑन द पर्पस। सो इंजन कैपेसिटी समझ में आ गई, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आती है, आपके राइडिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से आप आपकी कैटेगरी डिसाइड करो। देन लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर, एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज़ बाइक की कैटेगरीज, ठीक है। मैं इसमें बेसिक कैटेगरीज बताने वाला हूँ, डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। जैसे टूरिंग के सेगमेंट में एडवेंचर टूरिंग आता है, स्पोर्ट्स टूरिंग आता है, तो वैसे मैं उसको सब कैटेगरीज में नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, खाली बेसिक कैटेगरीज में डिस्कस करने वाला हूँ। सो फर्स्ट कैटेगरी जो हम लोग चला रहा है, सो स्पोर्ट्स बाइक, राइट। इसमें पोस्चर काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड रहता है, इसकी वजह से मेरे को नी पेन चालू हुआ है, बिकॉज इनका सस्पेंशन सेटअप एक स्टिफर साइड में रहता है। दिस आर बिल्ट टू टेक हाई स्पीड कॉर्नर्स, है ना, परफॉर्मेंस, हैंडलिंग, इसके लिए ये बनी है, इसलिए इनको रोड सर्फेसेस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगते हैं। दैट्स द रीज़न आई डोंट राइड दिस बाइक एनी मोर, है ना, ज़्यादा नहीं चलाता हूँ, बिकॉज आपने रोड देखा है ना भाई, ये पोस्चर काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है ना, आपको एक अच्छी खासी फिजिक्स चाहिए रहती है, फिटनेस काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है इन बाइक्स को चलाने के लिए। तो स्पोर्ट्स कैटेगरी आती है, तो स्पोर्ट्स कैटेगरी के दूसरे एग्जांपल है R15 और KTM की RC सीरीज़, है ना, RC 390 वगैरह। देन नेक्स्ट कैटेगरी इज स्ट्रीट और नेकेड, ठीक है। स्ट्रीट बाइक्स में क्या है, उनका पोस्चर थोड़ा अपराइट रहता है, इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहता है, बट इट स्टिल माइट हैव अ स्टीफर सस्पेंशन सेटअप, राइट। तो वो दूसरी कैटेगरी आती है। इसमें आता है आपकी बजाज की NS सीरीज़, है ना, देन KTM की ड्यूक सीरीज़, बराबर है कि नहीं। देन थर्ड कैटेगरी इज़ एडवेंचर, जो मेरे पास है BMW की R1250 GS, उसकी सब कैटेगरी कौन सी है, एडवेंचर टूरिंग। तो जो मेन कैटेगरी है दैट इज़ एडवेंचर सेगमेंट। तो एडवेंचर सेगमेंट किन लोगों के लिए अच्छा है, ये सेगमेंट उन लोगों के लिए अच्छा है जो लॉन्ग टूरिंग वगैरह करते हैं, है ना, जिनके आसपास के रोड्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उनका मैक्सिमम यूज़ वहाँ पे, ऐसे बवासीर टेक्नोलॉजी के लिए। तो एडवेंचर सेगमेंट में जो बाइक्स के एग्जांपल आपको अगर चाहिए रहेंगे लो सीसी में, तो एक्सपल्स उसमें आती है, देन हिमालयन 450 आती है, ठीक है। सो दिस आर जस्ट स्टैंडर्ड एग्जांपल्स। देन नेक्स्ट कैटेगरी है क्रूज़र, है ना। सो जो क्रूज़र बाइक है
दिस आर मोर लाइक कंफर्ट ओरिएंटेड, है ना। इसमें राइडिंग पोस्चर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स रहता है। एंड आप अगर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टूरिंग करते हो, है ना, तो उसके लिए दिस बाइक माइट बी द बेस्ट कैटेगरी, बट दैट टू डिपेंडिंग ऑन द रोड्स। अगर आपके आसपास के रोड ख़राब है, डोंट गो फॉर क्रूजर्स, गो फॉर एडवेंचर बाइक। तो क्रूज़र सेगमेंट में कैसा है भाई, इसके एग्जांपल चाहिए रहेगा तो रॉयल एनफील्ड की मीटियोर 350 आती है, सो दिस कम्स अंडर क्रूज़र सेगमेंट। इसमें और भी बाकी सारी बाइक्स आती है, जैसे हार्ली डेविडसन के मोस्टली सारे बाइक्स क्रूज़र ही होते हैं एक्सेप्ट फॉर द पैन अमेरिका। तो ये हो गई बाइक की कैटेगरीज। सो दिस आर जस्ट जनरल कैटेगरीज, ओके। एडवेंचर बाइक्स, स्पोर्ट्स बाइक, नेकेड बाइक्स और स्ट्रीट बाइक्स एंड क्रूजर्स, ओके। देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ बजट। तो बजट में कैसा है भाई, बहुत से लोग क्या करते हैं, बाइक लेने से पहले सोचते नहीं है कि भाई बाइक में मेंटेनेंस भी आता है, सर्विस भी आती है, तो बजटिंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। सो मेक श्योर बिफोर यू बाय एनी बाइक, प्लान अकॉर्डिंगली, है ना। 2 लाख का बजट है तो पूरी 2 लाख की बाइक मत उठाओ। कीप एटलीस्ट 20% ऑफ द मनी फॉर इंश्योरेंस, राइडिंग गियर्स और मे बी मेंटेनिंग दैट बाइक। 2 लाख का बजट है तो मतलब क्या करो, 1,60,000 के अंदर जो बाइक आती है, जो भी आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से वो बाइक को चूज़ करो एंड कीप द रेस्ट ऑफ द 40,000 फॉर मेंटेनेंस, है ना, बाइक के मेंटेनेंस के ऊपर। नहीं तो पहले मुंह उठा के बाइक को एक्सेसरीज लगा देते हैं ना, बाइक शोरूम से बाहर निकलने से पहले ही उस पर 1.5-2 लाख की एक्सेसरीज, है ना, जो मैंने देखा है भाई। देर आर मेनी GS ओनर्स, 1250 ओनर्स, बाइक चलाना पता नहीं है कैसे चलाते हैं, बाइक के बेसिक्स के बारे में पता नहीं है, लेकिन बाइक शोरूम से बाहर निकलने से पहले उस पर 3-4 लाख रुपए की एक्सेसरीज लगी रहती है, ठीक है, विदाउट इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर राइडिंग गियर्स, और फिर खाली हेलमेट पहन के घूमते उस पर। ऐसा मत करो, ठीक है, डोंट बी दैट काइंड ऑफ गाय। सो मेक श्योर यू इन्वेस्ट फर्स्ट इन योर सेफ्टी, राइडिंग गियर्स। अभी भी आप मेरे को बाइक चलाते हुए देख रहे हो, सी आई एम वेयरिंग फुल राइडिंग गियर्स, ठीक है, देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़। मैंने अपने लिए रूल बना के रखा है कि जब भी ये बाइक या फिर कौन सी भी बाइक निकलेगी, आई विल वेयर फुल राइडिंग गियर्स, ओके। So make sure you keep a certain amount of money for riding gears, and that too good quality of riding gears. If you all need video on how to buy riding gears or which certification you should look up to, let me know in the comments. I will be happy enough to make that video, but that too depending on the demand. अगर 50 से ज़्यादा comment आते हैं तो I will think on making a dedicated video on it, ठीक है, because I have experience of owning a lot of different types of riding gears, from German gears, Italian gears, उसके बाद Japanese gears, okay. So बजट में राइडिंग गियर्स को भी कंसिडर करो, है ना, नहीं तो 20 लाख का बाइक ZX 10R भाई के पास और 2,000 रुपये का हेलमेट उसके ऊपर, है ना। अरे भाई बाइक के हिसाब से लो, ठीक है, बाइक की इज्जत करो, खुद की नहीं होगी जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, बाइक की इज्जत करो। आजकल यूट्यूब पे यही बवासीर फैला के रखा है, इन बाइक्स को काफ़ी ज़्यादा बदनाम किया जा रहा है और लोग बोलते हैं ZX 10R में डेथ वॉबल्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो आपको बता देता हूँ, अभी मैं इतने टाइम से बाइक चला रहा हूँ भाई, मेरा थ्रॉटल रिस्पॉन्स इतना स्मूथ है, एक भी डेथ वॉबल आएगा इस पर। डेथ वॉबल्स कब आते हैं, दे कम अंडर हार्ड एक्सेलरेशन। अगर आगे पैच थोड़ा खुला मिला तो आई विल शो यू अ लाइव प्रूफ, लाइव डेमो कि ये डेथ वॉबल्स कैसे आते हैं। अभी देखो ना, थ्रॉटल रिस्पॉन्स स्मूथ है तो इसमें डेथ वॉबल थोड़ी आ रहा है, ना ही टैंक स्लैपर आ रहे, राइट। सो जिन लोगों को बाइक चलानी नहीं आती, मुंह उठा के बाइक ले लेते हैं, 2-2 हज़ार रुपये का हेलमेट पहनते और भाई 200 भगा ली और भाई 300 भगा ली, काय के लिए झक मारने के लिए भगाए 200-300, हाँ। तो बी प्रैक्टिकल, थिंक लॉजिकली, अननेसेसरीली बाइक्स को बदनाम मत करो। बाइक का ओनरशिप ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मुंह बंद रखो, ठीक है। अगेन माय कंटेंट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरे को शुगर कोट करना पसंद नहीं है भाई, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रखता हूँ, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया पे वही लोग ज़्यादा आ रहे हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, राइडिंग एक्सपीरियंस नहीं है, पहली बाइक ले ली लाइफ में, वो लीटर बाइक ले ली और उसके ऊपर वीडियो बनाना चालू कर दिया। अरे ऐसा थोड़ी रहता है भाई, राइडिंग एक्सपीरियंस नाम की भी चीज़ रहती है भाई। अगर मैं ये बाइक को 5 साल से ओन कर रहा हूँ तो भाई मेरे पास 5 साल का ओनरशिप एक्सपीरियंस है ना, बराबर है कि नहीं। तो मोस्ट पीपल डोंट यूज़ बाइक इन लॉन्ग टर्म्स, ये व्यूज़ अटेंशन लेने के लिए अच्छा है ना। बाइक नई बाइक ले ली, ड्रीम बाइक की डिलीवरी ले ली, पर बाइक लेने से पहले 10 वीडियो डालेंगे उसके ऊपर। अभी घर से बाहर मैंने पैर निकाल दिया बाइक लेने के लिए, अपनी ड्रीम बाइक लेने के लिए, अभी शोरूम के अंदर पैर डाल रहा हूँ बाइक लेने के लिए, अभी खोखे से बाहर बाइक निकाल रहा हूँ, है ना, अपनी ड्रीम बाइक। अभी उसका ये हो रहा है, अभी भाई अरे तू डिलीवरी कब ले रहा है भाई, 3 महीने बाद, हाँ। तो ज़रा ये व्यूज़ अटेंशन के लिए अच्छा है ना, थोड़ी हाइप बनाने के लिए अच्छा है। बी अ स्मार्ट एंड मैच्योर राइडर, ओके, बिकॉज अपना कंटेंट वैसा है भाई। तो चलो आपको डेथ वॉबल का एक बार दिखा देता हूँ, टैंक स्लैपर्स कैसे आते हैं। तो अभी हम लोग धीरे चल रहे थे तो देयर वर नो टैंक स्लैपर्स। सो रियर व्यू मिरर चेक, 3, 2, 1 लॉन्च। So this is kind of like a emergency braking. See, this is called as riding experience. बाइक डिस्टेबलाइज हो रही है हार्ड ब्रेकिंग के अंदर, फिर भी मैं पैनिक नहीं हो रहा हूँ।
इट्स बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ राइडिंग एक्सपीरियंस। तो इसलिए मैंने बोला, देखा ना आपने, जैसे ही मैंने थ्रॉटल खोला, हार्ड एक्सेलरेट किया बाइक को, बाइक में क्या आने लगते हैं, टैंक स्लैपर आने लगते हैं। अगेन कावासाकी का एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है, ठीक है, इसकी वजह से ये होता है। बाकी बाइक्स में आपको इतना देखने को नहीं मिलता है, बट कावासाकी स्पेसिफिकली इज़ वेरी हार्ड एक्सेलरेटिंग, ठीक है। इसकी वजह से इसका फ्रंट एंड ऐसा हवा में ही रहता है भाई, थोड़ा थोड़ा, वो पूरा नीचे टच नहीं होता है। जब आप थ्रॉटल पूरा खोल के रखते हो तो उसका फ्रंट एंड ऑलमोस्ट हवा में रहता है, थोड़ा सा, मतलब सरफेस के कॉन्टैक्ट से थोड़ा सा ऊपर रहता है। इसकी वजह से वो फ्री हो जाता है और वो फिर इस तरीके से वॉबल करने लगता है, राइट। सो जिन लोगों को ये बाइक चलाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बिकॉज ZX 10R को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा राइडिंग एक्सपीरियंस लगता है भाई। ऐसा मुंह उठा के ZX 10R नहीं लेते। इंडिया में सबसे अफोर्डेबल बाइक ZX 10R आती है ना, आती थी, अभी बहुत महंगी हो गई है, आई गेस 25-26 लाख की हो गई है। तो इसकी वजह से लोग क्या करते हैं भाई, सबसे अच्छी चीज़ रिएक्शन लेने के लिए, है ना, बाइक लो, गैंग 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 गैंग, और फिर क्यूट गर्ल रिएक्शन, ठीक है। ऐसे लोगों के मुंह मत लगो, है ना, आप गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाओगे और वही चीज़ें करोगे। इस बाइक को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा राइडिंग एक्सपीरियंस लगता है। ऐसा मुंह उठा के बाइक नहीं लेते डायरेक्टली, है ना, चलाने के लिए। और फिर आपको पता है, आपने मैक्सिमम क्रैशेस ZX 10R पे ही देखे होंगे, बिकॉज दिस बाइक रिक्वायर्स अ लॉट फ्रॉम द राइडर। वैसे BMW की 1000RR वगैरह जो बाइक्स है इसी कैटेगरी की, वो बाइक्स काफ़ी ज़्यादा ईजी बनाई गई है राइड करने के लिए, बराबर है कि नहीं। वो आपके काफ़ी सारे राइडिंग मिस्टेक्स एलिमिनेट करती है, ठीक है। ये बाइक फॉरगिविंग नहीं है, ये गलती करोगे तो इस पर भुगतोगे, राइट। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो बजटिंग में क्या आता है भाई, राइडिंग गियर्स पे इन्वेस्ट करो, गुड क्वालिटी के राइडिंग गियर्स, है ना। 2 लाख का बजट है तो 40,000 एटलीस्ट इसके लिए रखो, बाइक मेंटेनेंस, राइडिंग गियर्स, ओके। देन नेक्स्ट आता है फिट, है ना, फिटनेस। फिटनेस इन द सेंस कैसा, बाइक लेने से पहले ऑलवेज विजिट द शोरूम, ठीक है। डीलरशिप जाओ, जिस भी कैटेगरी की आपको बाइक लेनी है, पहले बाइक पे बैठ के देखो भाई कि इसका राइडिंग पोस्चर कैसा है, कि इसका हैंडल बार देखो। जैसे ये हैंडल बार जो है ये काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है, मेरे को मूवमेंट करने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है भाई, ठीक है। सो जब मैंने ये बाइक ली, मेरे को पता नहीं था, बिकॉज दिस वॉज माई ड्रीम बाइक। पहले दिन मैंने 250 किलोमीटर चला था इसको, ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर। तो मेरा भाई नेक पेन, रिस्ट पेन, बैक पेन, सारा पेन चालू हो गया था। और मेरे को दूसरे दिन जब मैं नींद से उठा तब पता चला भाई कि सारी बॉडी की हालत टाइट हो गई मेरी, राइट। तो मैं सोचने लगा कि भाई मैंने ड्रीम बाइक लिया है या फिर बॉडी डैमेजिंग पीस लिया है, राइट, बिकॉज अपने रोड कंडीशंस वैसे है। सो दिस बाइक इज़ नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। देन पूरे आपके दोनों पैर नीचे पहुंच रहे कि नहीं, बाइक को उठा के देखो, पूरे दोनों पैर आपके फ्लैट लैंड हो रहे कि नहीं, एंड बाइक का वेट कितना है। एज अ बिगिनर वेट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। अगर ज़्यादा हैवी बाइक लोगे, जैसे बहुत से लोग बिगिनर रहते हैं डायरेक्टली GT 650 ले लेते हैं, है ना, वेट काफ़ी ज़्यादा है भाई, वो बाइक काफ़ी ज़्यादा हैवी है। सो वेट को भी समझना पड़ता है, ठीक है, एज अ बिगिनर। अगर आपके पास जब एक्सपीरियंस आता है, जैसे फॉर एग्जांपल माय बॉडी वेट इज 60 kgs और मैं फिर भी 250 किलो की GS को आपने देखा है, जिन्होंने भी वीडियोस देखे, मैं उसको कहीं पर भी ऑफ रोड करने के लिए लेके जाता हूँ, है ना, बिकॉज आई हैव बिल्ड दैट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, ठीक है। ये समझना है भाई, इसलिए राइडिंग एक्सपीरियंस मैटर करता है, इसलिए एक्सपीरियंस के हिसाब से बाइक्स अपग्रेड करनी होती है, ठीक है, ऐसे रैंडमली अपग्रेड नहीं करनी होती। तो एक्सपीरियंस बिल्ड करने से पहले बाइक का वेट भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अगर हद से ज़्यादा हेवी बाइक लोगे, दैट विल बी अनकंफर्टेबल फॉर यू टू राइड एंड हैंडल इन ट्रैफिक, ओके। तो फिटनेस में ये सारी चीज़ें हो गई। देन आगे क्या बचता है भाई, और क्या बचा है बाइक लेने से पहले, हाँ, फ्रेमवर्क बताना तो भूल ही गया ना भाई। सो लेट्स डिस्कस अ प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दैट यू कैन यूज़। पेन पेपर ले लो, लिखना चालू करो। फ्रेमवर्क में 4 कॉन्सेप्ट्स है। फर्स्ट इज़ P, सेकेंड वन इज़ B, थर्ड वन इज़ F एंड फोर्थ वन इज़ S, ठीक है। That is PBFS, right? So let's start with P. P stands for purpose, है ना। पर्पस में मैंने एक अपने मेंबरशिप प्रोग्राम में एक 1% में पूरा डिटेल वीडियो बना के रखा है 1 घंटे का, कि लाइफ का पर्पस क्या है ना। तो मेरे चैनल मेंबर्स को अच्छे से पता है कि पर्पस क्या होता है। सो पर्पस में अगर आपको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझना है, इट्स वाई, ठीक है। सो आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हाई आर यू बाइंग दिस बाइक। आपको आपके बाबू को इस पर घुमाना है, इस पर तो बाबू बैठेगा ही नहीं, बिकॉज दिस इज अ सिंगल सीटर बाइक, तो इस पर बाबू को बिठाने का चांस ही नहीं है भाई। नो बाबू, नो बेकाबू। तो आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाई आर यू बाइंग दिस मोटरसाइकिल, राइट। सो ये पर्पस में आता है कि बाइक का पर्पस क्या है। आपको हाईवे पे चलाना है, सिटी कम्यूट करनी है, उसके बाद ओकेजनली कभी कभी हाईवे पे चलना है, या फिर वीकेंड राइड करनी है, या फिर टूरिंग करनी है, लॉन्ग टूरिंग करनी है, एडवेंचर राइडिंग करनी है। राइट डाउन योर पर्पस। आप बाइक को मैक्सिमम टाइम कहाँ पे चलाने वाले हो, राइट। जैसे मैं बाइक को ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, क्योंकि अगेन अभी बहुत चला लिया भाई, बहुत ज़्यादा राइडिंग एक्सपीरियंस आ गया इस पर। सो आई हैव रिडन दिस बाइक फॉर ऑलमोस्ट 26,337 किलोमीटर्स एज ऑफ टुडे। यह बाइक मेरी BMW GS से भी ज़्यादा चल चुकी है, ठीक है, बिकॉज जब मैंने नई ली थी तो इसको काफ़ी ज़्यादा चलाया था मैंने, स्किल्स बिल्ड करने के लिए। तो इतना हो गया।
पर्पज में आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन वंस अगेन रिपीटिंग, व्हाई आर यू बाइंग दिस मोटरसाइकिल, व्हाई आई बॉट माई BMW R1250 GS। प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल भाई, वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल। मेरे को लॉन्ग टूरिंग भी करनी थी उस पर, ठीक है। मैंने 1-2 लॉन्ग टूर्स किए हैं, उसके बाद अपने लोगों का एक्सपीरियंस आ गया भाई अपनी इधर मेंटालिटी कैसे है लोगों का, तो मैंने लॉन्ग राइड्स बंद कर दिया, खाली इंटरनेशनल राइड्स करता हूँ अभी। सो लॉन्ग टूरिंग का पर्पस था, इसलिए बाइक ली थी, राइट। देन एडवेंचर, ओकेजनली मेरे को एडवेंचर विजिट करना पसंद था, बिकॉज मेरे को एडवेंचर राइडिंग सीखनी थी। आई वॉज न्यू टू एडवेंचर राइडिंग, है ना, जो मैं अपने टाइगर और वर्सेस 1000 पे नहीं कर सकता था, तो मैंने GS ले ली थी। So that was the purpose of buying my GS, right? What was the purpose of buying this ZX10R? It was my dream bike. My dream itself was a purpose. मेरे को ये ड्रीम फुलफिल करना था, just to prove myself that I am capable of achieving my dreams. ठीक है? So पहला क्वेश्चन हो गया। Then आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, which is B. B stands for budget, है ना। बजट में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, व्हाट इज़ योर बजट, ठीक है। आपका बजट कितना है, उसमें से 20% अमाउंट साइड में निकाल के रखो, राइडिंग गियर्स, इंश्योरेंस एंड बाइक मेंटेनेंस, ठीक है। बाइक में एक्सेसरीज बाद में लगाओ। मैंने भी 10R ली थी भाई, तो इसमें रेडिएटर गार्ड भी नहीं बिठाया था, ये फ्रेम स्लाइडर्स वगैरह कुछ भी नहीं बिठाया था मैंने। पहले बाइक ली, राइडिंग गियर्स पे इन्वेस्ट किया था, उसके बाद मैंने धीरे धीरे बाइक को एक्सेसरीज लगाना चालू कर दिया, और उसमें भी मैंने उतनी ही एक्सेसरीज लगाई है बाइक पे जितनी नेसेसरी है, फालतू का कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया है, राइट। जैसे इस बाइक पे खाली फ्रेम स्लाइडर्स है, फोक स्लाइडर्स है, देन एग्जॉस्ट है, वो भी स्लिप ऑन है, तो ओनली नीडेड मॉडिफिकेशन, BM से एयर फिल्टर भी डालना है, सो ओनली रिकमेंडेड मॉडिफिकेशन, ज़्यादा फालतू का कुछ भी बिठा के नहीं रखा है इसको, फालतू में वेट नहीं बढ़ाया मैंने, ठीक है। सो बजट के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। राइडिंग गियर्स को पहले कंसीडर करो बिफोर बाइंग दोज एक्सेसरीज, है ना। बाइक को क्रैश प्रोटेक्टर, इसको, अरे खुद का क्रैश प्रोटेक्टर किधर है भाई, हाँ। बाइक को तो ले लोगे, अब बाइक बच जाएगी गिरने के बाद, आपका क्या, हाँ। आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है क्या भाई, लोहे का बना है क्या बॉडी, हाँ। ऐसा है क्या कुछ, ऐसा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, नंगे घूमो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरा थोड़ी नुकसान है भाई। देखो जिसका हाथ टूटेगा उसके गले में गिरेगा, है ना। सो इतना समझ में आ गया बजट के अंदर। बहुत से लोग मैक्स आउट हो जाते हैं, 2 लाख का बजट है तो पूरी 2 लाख की बाइक ले लेंगे, और फिर बाद में कहेंगे कि भाई बाइक का मेंटेनेंस ऐसा है, पैसे नहीं बच रहे पेट्रोल डालने के लिए, पापा से 20 रुपये लो, 30 रुपये लो, ऐसा मत करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बजट के अंदर रखो, एंड यू हैव टू कीप दैट बजट असाइड एवरी ईयर। 2 लाख का बजट है, उसमें से 20 से 40 हज़ार रुपये हर साल साइड में निकाल के रखो। आपने देखा ना मेरे GS के सर्विसिंग के वीडियो देखो जाके, अगर जिसने नहीं देखा होगा, इफ़ समवन इज़ न्यू ऑन दिस चैनल, मेरे को ऑलमोस्ट 80-85 हज़ार इस साल का सर्विस एक्सपेंस आया है, राइट ना। इमेजिन मेरे पास बाइक लेने के ही पैसे, मेंटेन करने के पैसे नहीं, तो क्या करूँगा भाई मैं। इसलिए बाइक्स वो EMI पे नहीं लेनी होती है, दोज बाइक्स आर ऑन एक्सपेंसिव साइड, राइट। एक सर्विस कॉस्ट में आप स्प्लेंडर आराम से खरीद सकते हो भाई, है ना। ZX10R पे भी भाई मैंने इतना पैसा खर्च किया है 5 सालों में कि मैं आराम से 2-4 स्प्लेंडर ले सकता था। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल कंडीशन, राइट। बजट का हो गया। एफ में क्या आता है, फिटनेस, है ना। तो फिटनेस में वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि दोनों पैर, पहले बिगिनर हो तो आराम से पहुंच रहे हैं कि नहीं। देखो अगर आप एक्सपीरियंस आ जाता है आपके पास, तो दोनों पैर आराम से नहीं पहुंचते तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप बड़ी बाइक के ऊपर अपग्रेड कर सकते हो, बिकॉज आपके पास वो राइडिंग एक्सपीरियंस आ जाता है ना। आपको पता चल जाता है कि भाई बाइक को बैलेंस कैसे किया जाता है, इसको हैंडल कैसे किया जाता है, टाइट यूटर्न्स कैसे लिए जाते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें आती है एफ में, विच स्टैंड्स फॉर फिटनेस, ठीक है। एंड लास्ट इज एस। सो जो एस आता है सर्विस, तो उसमें बाइक की आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, मेंटेनेंस कैसा है बाइक का, है ना, कितना एक्सपेंसिव है। कम्यूटर बाइक्स के पार्ट जनरली काफ़ी ज़्यादा चीप और अफोर्डेबल होते हैं, और वो रेडीली अवेलेबल भी होते हैं। वैसे अगर इस बाइक का कोई पार्ट चला जाएगा तो पहले ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा कावासाकी में, है ना। अगर वो पार्ट इंडिया के वेयर हाउस में होगा तो ठीक है, नहीं तो जापान से मंगाना पड़ेगा, है ना। मेरा BMW का भी सेम सीन है। अगर कोई पार्ट अवेलेबल नहीं है स्टॉक में, जैसे मेरा ब्रेक कैलिपर ब्रेक हो गया था फ्रंट, तो उनको वो जर्मनी से मंगाना पड़ा था। तो अगेन स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है वो देखनी पड़ती है। बाइक कितनी भी अच्छी क्यों ना हो भाई, अगर आफ्टर सेल सर्विस घटिया है तो वो आपको रुला के छोड़ देगी, ठीक है। ट्रस्ट मी, आई हैव एक्सपीरियंस दिस विद माई ट्रायम्फ टाइगर XR 800। वो बाइक तो मैंने प्री ओन्ड ली थी, बट उसमें मेरे को काफ़ी सारा अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ गया कि इन लोगों को प्रॉब्लम ही फिगर आउट नहीं होता है भाई, कि बाइक में प्रॉब्लम क्या है। बोले नहीं सर, वे सारी बाइक्स, अरे ऐसे कैसे सारी बाइक्स का प्रॉब्लम रहेगा भाई, हाँ। चलते चलते बाइक स्टॉल हो रही है, बंद हो रही है, कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा ना भाई, कुछ तो पार्ट इशू रहेगा। मतलब इनसे ढंग का डायग्नोसिस भी नहीं होता है भाई। ऐसे तो अपने इधर के स्किल्ड लेबर है ना। फालतू में खाली प्रीमियम चार्जेस लेते, काहे के लिए झक मारने के लिए चार्जेस लेते। हम लोग प्रीमियम बाइक्स अगर ले रहे हैं तो एटलीस्ट सर्विस एक्सपीरियंस तो अच्छा दो ना, राइट। वाई वी आर पेइंग दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू गेट अ गुड क्वालिटी एक्सपीरियंस, सर्विस एक्सपीरियंस। अगर हमको आंडू पांडू एक्सपीरियंस लेना रहता तो हम लोग स्प्लेंडर लेके घूमते नहीं क्या भाई, हाँ। तो बहुत सी जगहों पे ये होता है क्योंकि स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से क्या होता है, लोगों को प्रॉब्लम से फिगर आउट नहीं होता है बाइक में, ठीक है। तो इसलिए आफ्टर सेल सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। BMW को मैंने 4 साल से रखा है अपने पास, बिकॉज नज़दीक का जो लोकेशन है ठाणे, वो भी नज़दीक नहीं है भाई, ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर गिरता है। तो
150 किलोमीटर बाइक लेके जानी पड़ती है ना। इमेजिन मैंने डुकाटी खरीदी होती, अच्छा सर्विस नेटवर्क ही नहीं है भाई डुकाटी का इंडिया में। आई एम बिंग वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। जो लोग आज BMW में काम कर रहे थे वो पहले डुकाटी में काम कर रहे थे, वो डुकाटी छोड़ दिया उन्होंने, वो BMW में आ गए। समझ में आ रहा है? तो सर्विस नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। ऐसे कोई भी बाइक नहीं लेनी होती है, यू हैव टू डू अ डिटेल्ड रिसर्च। रेडिट पे कम्युनिटीज़ वगैरह होती है जिसमें स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोग जो है बाइक रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल GS की अलग कम्युनिटी है, 10R की अलग कम्युनिटी है, फोरम्स रहते हैं, तो आप जाके वहाँ पे रिव्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हो बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन ऑफ बाइंग एनी काइंड ऑफ मोटरसाइकिल, राइट। तो मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है बाइक का, टायर कॉस्ट कितना है, राइट, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल पहले स्टडी करना होता है, तब जाके आप बाइक लेने का डिसाइड कर सकते हो। तो ये जो फ्रेमवर्क है इसमें आप अपना बजट लिख दो, आपका पर्पस लिख दो, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस के जो भी आपने ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन निकाली है, क्या एक्सपीरियंस है लोगों का वो लिखो। देन फिट में आपके राइडिंग स्टाइल के हिसाब से, राइडिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सी कैटेगरी की बाइक लेनी चाहिए, कौन सी सीसी की बाइक लेनी चाहिए, है ना, वो सारी चीज़ें लिखो, आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। देन जस्ट गो एंड सर्च ऑन गूगल कौन से कैटेगरी में कौन सी बाइक बैठती है, बराबर है कि नहीं, और वो आपके लिए एक सही चॉइस है कि नहीं। उसको भी लेने से पहले उसका टेस्ट राइड हमेशा लो, ठीक है। डोंट बाय मोटरसाइकिल्स बिफोर टेकिंग टेस्ट राइड। सो एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्या टाइम पे वीडियो ख़त्म हुआ है भाई। आई होप आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, है ना। आपके फेवरेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देख के इंस्पायर होके बाइक मत लो, पछताओगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू ऑल इन अनदर मोटर व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।